तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 जो आपका सामाजिक आर्थिक वाला बुक है, राजनीतिक जीवन वाला, ठीक है, मतलब जिसे हम लोग सिविक्स बोलते हैं, उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लोकतंत्र में समानता। ठीक है बाबू, आइए आज हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो आपका चैप्टर का क्वेश्चन है, मतलब जो पाठ के अंदर का जो क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सभी भी क्वेश्चन बताऊंगा। साथ ही मैं आप लोग को जो आपका अभ्यास का प्रश्न है, ये सारा प्रश्न का भी उत्तर बताऊंगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का उत्तर आपको याद नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको समझा दूंगा, आप लोग समझकर आंसर लिखेंगे। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग आइए, फर्स्ट पेज में आपका यहाँ से क्वेश्चन है, कहता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू हुआ है, कहता है वोट देने का अधिकार किसे है। आप लोग अंदर वाला क्वेश्चन भी जान जाइए जो पाठ के अंतर्गत है। ठीक है ना, उसके बाद अभ्यास का जिन बच्चे को चाहिए वो भी अंतिम में मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, कहता है वोट देने का अधिकार किसे है। तो देखिए वोट वही व्यक्ति दे सकता है। पहले देखिए, अगर मैं भारत की बात करूं तो देखिए पहले उसका टर्म्स एंड कंडीशन ये कहता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। वो कैसा नागरिक होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब भारतीय होना चाहिए। दूसरा उसका कंडीशन कहता है उसका मिनिमम आयु जो होगा वो 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, मतलब 18 वर्ष प्लस के जो व्यक्ति होंगे वही वोट दे सकते हैं। 18 जैसे आप लोग वोट नहीं दीजिएगा। ठीक है, अभी आपका कितना 12-13 ईयर्स का एज हो रहा होगा। ठीक है ना, 12-13 साल के होंगे तो आप लोग वोट नहीं दे सकते। मतलब दूसरा कंडीशन क्या कहता है? 18 वर्ष प्लस होना चाहिए। तीसरा कंडीशन जो आप लोग बोलिएगा, सर क्या वोट देने के लिए जाति चाहिए? नहीं चाहिए, कोई भी जाति से वोट दे सकते हैं, कोई भी धर्म से वोट दे सकते हैं। क्या कोई लिंग पुरुष ही दे सकता है, महिला नहीं दे सकती? तो पुरुष और महिला ये सब मायने नहीं रखता है। सिर्फ दो ही कंडीशन होता है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसका 18 वर्ष मिनिमम क्या उम्र होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग भाषा बनाकर लिखेंगे, वोट देने का अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है जो 18 वर्ष की आयु से अधिक के हैं, या फिर उसमें जो है धर्म, जाति, लिंग या आर्थिक स्थिति कोई लेना देना नहीं है। आर्थिक स्थिति कहने का मतलब ये हुआ कि आप गरीब हो या अमीर, उससे कोई बहस नहीं है, आप वोट दे सकते हैं। आपके पास रुपया पैसा है उससे कोई बहस नहीं है, गरीब भी है तो भी आप वोट दे सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपका 18 वर्ष प्लस उम्र होना चाहिए। ठीक है, सभी वयस्क नागरिक समान रूप से वोट देने के अधिकारी हैं। समझे आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसके उत्तर खुद से भी लिख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कतार में खड़ा होकर क्या नहीं पूनम, है ना, कहीं पूनम को समानता का अनुभव हो रहा है? कैसे बोल रहा है? कतार में खड़ा होकर क्या कहीं पूनम को समानता का अनुभव हो रहा है? तो आप लोग क्या बोलेंगे? बिल्कुल, देखिए पूनम मतदान केंद्र पर लगी लाइन में सबसे आगे खड़ी थी, उसे किसी ने उसके नौकर होने या गरीब होने के कारण पीछे नहीं खड़ा किया, वहां सभी समान थे और पूनम को समानता का एहसास हुआ। देखिए पूनम जो थी ना, वो किसी के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करती थी, नौकर का काम करती थी। ठीक है, लेकिन वह वोट देने गई ना तो सबसे आगे लगी। जैसे सब व्यक्ति अमीर गरीब वहां पर उसके मालिक जैसे लाइन में लगे थे, उसी प्रकार वो भी लगी थी और सबसे आगे लगी थी। उसको कोई व्यक्ति ने बोला कि तुम नौकर हो, तुम जाकर पीछे में लगो। ठीक है, उसको तभी एहसास हो गया कि इसमें वोट देने में समानता का एहसास है, उसको अनुभव हुआ। ठीक है, उसको कैसा अनुभव हुआ? समानता का, कि सब व्यक्ति समान है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति ऊंचा नीचा नहीं है, वोट सब को देने का अधिकार है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कहता है वोट देने के अधिकार में क्या आपका काम, शिक्षा, पैसा या धर्म व जाति में कोई फर्क पड़ता है? चर्चा करें। लिखेंगे वोट देने के अधिकार में व्यक्ति का काम, शिक्षा, धर्म या धर्म, जाति का कोई असर नहीं पड़ता। कोई लेना देना नहीं है कि आप कौन काम करते हैं, कोई लेना देना नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं या मूर्ख है। ठीक है, शिक्षा मायने नहीं रखता है, वोट सब दे सकते हैं। धर्म भी मायने नहीं रखता, आप अमीर हैं कि गरीब है कोई मायने नहीं। धर्म जाति भी मायने नहीं रखता है। ये अधिकार जो है समान रूप से प्राप्त है, सबको देने का अधिकार है, वोट सभी आदमी दे सकता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है फोटो पहचान पत्र की जरूरत और कहां कहां हो सकती है? जो आप लोग पता होगा, वोट देने के लिए हम लोग को एक पहचान पत्र होता है जिसमें लिखा होता है भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है ना, उसका जरूरत हमको कहां कहां हो सकता है? तो लिखेंगे
फोटो पहचान पत्र मतदान के समय, राशन कार्ड बनवाते समय हम लोग वोट देते हैं ना, उसमें भी पहचान पत्र का जरूरत पड़ता है। राशन कार्ड आपको पता होगा, जो आप लोग को अनाज वगैरह कुछ सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो राशन जिसको आप लोग नहीं बोलते हैं राशन लाने जाते हैं, तो वो राशन कार्ड जो होता है उसको बनवाते समय भी आपको पहचान पत्र का जरूरत पड़ेगा। और बैंक खाता खुलवाइएगा ना, बैंक में खाता, तो उसमें भी पड़ेगा। पासपोर्ट बनवाइएगा ना, तो अभी आप लोग को पासपोर्ट नहीं पता होगा, पासपोर्ट बनवाइएगा ना, तो उसमें भी पहचान पत्र पड़ेगा। अन्य कानूनी पंजीकरण के लिए आवश्यक होता है, इसमें व्यक्ति की पहचान के साथ उसकी आयु और पता भी दर्ज होता है, ठीक है, उसका पहचान होता है। पहचान पत्र का ही मतलब हुआ उसका पहचान क्या है, ठीक है, उसके बारे में रहता है, उसकी उम्र कितनी है, वो कहाँ का व्यक्ति है ना, सारा कुछ उसमें दिया रहता है, ठीक है। चलिए, कहता है अब तक रमा स्कूल क्यों नहीं गई। अब देखिए कहता है क्वेश्चन, अब तक रमा नाम की कोई लड़की है वो स्कूल क्यों नहीं गई। लिखेंगे रमा गरीब परिवार से आती है और उसकी माँ की आयु कम है, इसलिए वह रमा को प्राइवेट, है ना, प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकती। देखिए रमा जो है वो गरीब परिवार से आती है, उसके परिवार में उतना रुपया नहीं है कि कोई अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए कुछ रुपया चाहिए। और उसकी माँ जो है बहुत, उनकी माँ का जो आय का मतलब हुआ आमदनी, ठीक है, रुपया पैसा, उनका इनकम बहुत कम है, ठीक है ना, जिसके कारण रमा को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज पाती है। साथ ही सरकारी स्कूल में उनके घर से काफ़ी दूर है। और ये सरकारी स्कूल में रुपया नहीं लगता है, तो रुपया नहीं लगेगा तो भाई बच्चा है, बच्चा कैसे दूर जाएगा। सरकारी स्कूल उसके घर से बहुत ज़्यादा दूर था, जिसके कारण रमा जो है अभी इतना मतलब 9-10 साल का हो गई, 12-13 उम्र से हो गई है, ठीक है, 12-13 साल का हो गई है, लेकिन वह स्कूल नहीं जा रही है, ठीक है। आप लोग समझे, ये सारा क्वेश्चन का उत्तर आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप लोग याद कर लिए होंगे, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं, समझ लिए होंगे, ठीक है। कहता है 6 नंबर क्वेश्चन, पूनम को असमानता का एहसास क्यों नहीं होता है। तो लिखेंगे आप लोग, पूनम जो है उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वो अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकती थी, लेकिन सरकारी स्कूल दूर होने के कारण भी नहीं भेज पाती थी। लेकिन वो वोट देने गई ना, तो उसको उसमें भी असमानता नहीं दिखाई पड़ा। इसको आप लोग नहीं लिखिएगा, ठीक है, ये आंसर नहीं लिखिएगा, क्या मैं समझा दे रहा हूँ। लिखिएगा पूनम जो है वो वोट देने के लिए लाइन में सबसे आगे खड़ी है, फिर भी उसे कोई भी नहीं कह रहा कि तुम नौकर हो, तुम पीछे लाइन में लगो। उसको उस समय एहसास हो गया कि वोट देने में हम समानता आगे, मतलब नौकर रुपया धन मायने, जाति लिंग कुछ भी मायने नहीं रखता है ना, इसमें समानता है। उसी प्रकार उसको जो है उसी समय समानता का एहसास हो गया कि सब व्यक्ति को समानता का अधिकार है, ठीक है, कोई ऊंच नीच बड़ा नीचा नहीं होता है। आगे कहता है 7 नंबर क्वेश्चन, आपके आसपास किस प्रकार के स्कूलें। लिखेंगे आपको पता होगा आपके आसपास प्राइवेट स्कूल होंगे, सरकारी स्कूल होंगे, ठीक है, बहुत प्रकार का स्कूल होता है, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। आगे कहता है अच्छा स्कूल आप किसे मानेंगे, आपस में चर्चा करें। लिखेंगे एक अच्छा स्कूल वही होता है जहां बच्चों का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ खेल कूद शारीरिक गतिविधियां में भी हिस्सा लेने का मौका मिलता है। अब देखिएगा आप लोग भी पढ़ते होंगे सरकारी स्कूल में, तो आपको देखिएगा वहां पर अब शिक्षा व्यवस्था भी थोड़ा बहुत अच्छा हुआ है, और खेल कूद के लिए आपको एक खेल शिक्षक भी मिलते हैं, है ना, वहाँ पर आपको पता होगा। और शारीरिक गतिविधि PT वगैरह भी करवाया जाता है, एक्सरसाइज भी करवाते हैं शिक्षक, उसके लिए स्पेशल आते हैं, खिलाने के लिए बच्चे के लिए शिक्षक आते हैं सरकारी स्कूल में, पता होगा। बहुत सारा खेल का सामग्री है, आपका कंप्यूटर लैब होता है, बहुत सारा प्रैक्टिकल का सामग्री है। तो सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है, वो भी एक अच्छा स्कूल है, ठीक है, वहाँ बच्चे को सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है, ठीक है, अच्छे अच्छे टीचर वहाँ पर भी रहते हैं, ठीक है। आगे कहता है बाल संसद के लिए चुनाव करवाना क्यों जरूरी है। अब मानिएगा, अच्छा एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए कुछ कुछ स्कूल में, सरकारी स्कूल में क्या होता है कि वहाँ पर शिक्षक वगैरह बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं, खेल का सामग्री भी रहता है, लेकिन बच्चे भी जाते हैं। लेकिन होता क्या कि अब खेल वाला शिक्षक है, खेलेबे नहीं करेंगे बच्चा का, तो उसमें दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अच्छा स्कूल वही है जहाँ पर शिक्षक भी बच्चे को खिलाते हैं, बच्चे को अच्छे तरीका से पढ़ाते हैं, सारा कुछ अच्छा व्यवस्था है, ठीक है ना। स्कूल में सारा स्कूल में सब कुछ का व्यवस्था, लेकिन अब प्रयोग करवाएंगे तब ना, ठीक है, सब कुछ तो टीचर पर ही निर्भर करता है। आगे देखिए बाल संसद के लिए चुनाव करवाना क्यों जरूरी है। लिखेंगे बाल संसद के लिए चुनाव करवाना इसलिए जरूरी है ताकि बच्चे अपना मताधिकार का प्रयोग कर सके, इससे उन्हें अपने अधिकारियों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, साथ ही उनके निर्णय की क्षमता भी क्या होगी, विकसित होगी। मतलब वो कितना अच्छे तरीका से वो निर्णय ले पाते हैं, कितना अच्छे तरीका से फैसला कर पाते हैं, इसकी भी क्षमता जो होगी उनमें विकसित होगी, विकास होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है यदि शिक्षक द्वारा प्रतिनिधि, ठीक है, देखिए यदि शिक्षक द्वारा प्रतिनिधि
प्रतिनिधि मनोनीत कर दिया जाता है तो क्या फर्क पड़ता। तो आप लोग लिखेंगे यदि शिक्षक द्वारा प्रतिनिधि मनोनीत किए जाते तो बच्चों में अपनी पसंद की प्रतिनिधि चुनने का अवसर नहीं मिलेगा, उसमें चुनाव प्रक्रिया और मतदान से जुड़े अनुभव प्राप्त का भी अवसर छीन जाएगा। ठीक है, इसलिए शिक्षक नए प्रतिनिधि को चुने, बच्चे को ही चुनने का मौका दिए। ठीक है, चलिए कहता है क्या चुनाव प्रक्रिया में एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत का प्रयोग हुआ है, समझाइए। लिखेंगे बिल्कुल हाँ, कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति एक ही मत एक ही बार वोट दे सकता है। अगर वैसा रहता तो एक व्यक्ति क्या करता, 10 बार इसी आदमी को वोट देता, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, एक व्यक्ति जो है एक ही बार मत दे सकता है, मतलब एक ही बार वोट दे सकता है। मत का मतलब हुआ वोट देना, अपना विचार प्रकट करना। ठीक है, ठीक है। हाँ, चुनाव प्रक्रिया में एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत का पालन किया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक वयस्क नागरिक को केवल एक ही बार मतदान करने का अधिकार है, मतलब एक ही बार वोट देने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति में एक बार से अधिक वोट देने की अनुमति नहीं होती है। यह व्यवस्था निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में मदद करता है। ठीक है ना, इससे यह पता चलता है कि भैया निष्पक्ष है। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर होता वैसे तो भाई एक बार क्या करता, मानिए कि उसका मानिए ये कोई उसके क्या है भाई है और ये उसकी कोई क्या है चच्चा है, तो वो क्या करें, एक बार अपने भैया को वोट दे देंगे, एक बार अपने चचा को वोट दे देंगे। अगर बहुत बार आता, इससे होता क्या, वो निष्पक्ष भाव से उसको जब मन होगा कोई एक ही व्यक्ति को चुनेगा। ठीक है ना, ऐसा होता है। ठीक है, आगे देखिए कहता है एक व्यक्ति एक मत के नियम से क्या लाभ है। एक व्यक्ति एक मत है ना, एक व्यक्ति एक ही बार वोट देगा, इसका क्या मतलब है, इसका क्या लाभ है। लिखेंगे एक व्यक्ति एक मत के नियम से यह सुनिश्चित होता है कि सभी नागरिकों के मत का समान महत्व रखते हैं। ठीक है, इससे चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता और जनादेश की प्रामाणिकता बनी रहती है। साथ ही यह लोकतंत्र की आत्मा को भी क्या करता है, मजबूत करता है, स्ट्रांग करता है। आगे लिखेंगे आपके विद्यालय में बाल संसद ने क्या काम किया है, क्या कर सकती है, अपनी राय लिखिए। आपको पता होगा अगर आपके विद्यालय में बाल संसद होता होगा तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो लिखेंगे उत्तर में आप लोग क्या देखिए। हमारे विद्यालय की बाल संसद में हमें अनुशासन और आचरण के बारे में सिखाया जाता है। हमें मिलकर विद्यालय में एक बगीचा भी लगाया। बाल संसद के सदस्यों ने बच्चों के खेलने के लिए झूले भी लगवाए। ठीक है, इस प्रकार आप लोग उत्तर बनाकर लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दक्षिण अफ्रीका में रेल यात्रा के दौरान गांधी जी के गरिमा किस प्रकार ठेस पहुंची। लिखेंगे गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहां नस्ल भेद की समस्या बहुत गंभीर थी। वहां पर नस्ल भेद किया जाता था। नस्ल के आधार पर भेदभाव करना ही नस्ल भेद कहलाता है। जाति के आधार पर भेदभाव करना जातिवाद कहलाता है। ठीक है, और लिंग के आधार पर भेदभाव, देखिए अगर हम लोग लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर रहे तो ऐसे व्यक्ति को नारीवादी कहते हैं। ठीक है ना, अगर जाति के आधार पर करें तो जातिवादी। ठीक है, और जो धर्म के आधार पर करता है उसको सांप्रदायिक बोलते हैं। ठीक है, चलिए नस्ल भेद बहुत गंभीर थी। एक बार ट्रेन के दौरान उसके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था, लेकिन रेल कर्मियों ने उन्हें तृतीय श्रेणी में जाने को कहा। वे गोरे नहीं थे। नस्ल का मतलब हुआ रंग, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। ठीक है ना, जब गांधी जी ने इनकार किया तो उसे जबरदस्ती ट्रेन से उतार दिया। इस घटना से गांधी जी की गरिमा को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा। मतलब क्या हुआ समझिएगा, यहाँ पर कर्मी के बारे में इस क्वेश्चन का तो जरा सा समझिएगा, समझने वाला है। मतलब क्या हुआ कि गांधी जी जो थे गोरे नहीं थे, और जो नस्ल भेद का मतलब ही होता है कि नस्ल मतलब चमड़ी के भेद, चमड़ी के रंग के आधार पर, मतलब चमड़ी के रंग का मतलब कोई काला गोरा नहीं होता है। तो गोरे रंग के तो नहीं थे, लेकिन उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था कि आप प्रथम श्रेणी में बैठेंगे, लेकिन उनको बोला नहीं आप तृतीय श्रेणी में जाइए। भाई वो कैसे जाएंगे, उनका रंग गोरा नहीं है तो क्या भेदभाव कीजिएगा, इससे उनको ठेस तो पहुँचबे करेगा। बात तो सही है जी। ठीक है, लिख लेंगे आप लोग। आगे देखिएगा कहता है आप बीती के, है ना, अब बीती के लेखक को अपने संबंधी की यहाँ किन बातों को ठेस पहुंची होंगी चर्चा करें। यहाँ पर कुछ दूसरा चीज लिखा हुआ होगा, तो लगता है क्वेश्चन में स्मैश हो गया, तो आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए आप बीती के लेखक के साधारण परिवार में आते एक बार उन्हें अपने धनी रिश्तेदारों के यहाँ शादी समारोह में जाना था। वहाँ उन्हें अमीर लोग जो महंगे कपड़े पहने हुए थे बड़ी गाड़ियों से आए थे, लेकिन लेखक ने तो बैठने के लिए पूछा ना खाने के लिए। अब मानिए अब हमको शादी में बुलाया गया और वहाँ पर हम भाई थोड़ा गरीब है और कोई व्यक्ति अमीर है, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के आया, अच्छा गाड़ी से आया, अब हमको नहीं पूछिएगा कि सर बैठिए आप, है ना। तो ऐसा हुआ था, तो उनको ठेस तो पहुँचबे करेगा जब भी भेदभाव किसी भी व्यक्ति पर होगा। अब मानिए कोई एक अच्छा व्यक्ति है, मानिए ये जो है वो कोई अच्छा जाति का है और ये कोई मतलब नीचे जाति का है। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे इनको कि भैया आइए आप हमको हमारे साथ बेंच पर बैठिए, बच्चों आप बेंच पर बैठो। और जो बच्चा नीचे जाति का रहेगा उसको बोलेंगे आप गेट पर बोरा लेकर बैठो, वो भी बोरा भी नहीं देंगे, उसको हम बैठा देंगे धरती पर ही, ज़मीन पर ही बैठा देंगे। तो इसको तो भेदभाव लगेगा, बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचेगा, ठोकर लगेगा कि भाई सर हमारे साथ तो छुआछूत कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है ना, इससे बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचता है और बच्चे को अंदर से बहुत ज़्यादा उसको है ना मतलब क्या कहे
क्या कहे उसको जो है ना कमजोर कर देता है। तो आगे देखिएगा, लिखिएगा तथा क्या आपके आसपास ऐसी कोई घटना हुई है जिससे आपकी गरिमा को ठेस पहुंची हो, तो आप लोग लिख सकते हैं। अगर आपके पास हुआ है तो आप लोग लिखेंगे, है ना। मैं भी कुछ भी आपके साथ जो भी हुआ मैं यहाँ पर उदाहरण के लिए एक दे दिया हूँ, ठीक है ना, तो इसको लिख लेंगे। आगे देखिए, इन विज्ञापनों में जातीय एवं अन्य सामाजिक सूचक शब्दों को रेखांकित करें, तो इसको आपको स्वयं ही करना है। आगे देखिएगा, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है। आपके विद्यालय में आप लोग को दोपहर में जब टिफिन होता है ना, टिफिन लंच टाइम मध्याह्न के समय, है ना, जब आपका लंच का टाइम होता है तो आप लोग को भोजन दिया जाता है, पता होगा आप लोग को। और सब दिन अलग अलग खाना दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे को अंडा भी दिया जाता है, बहुत सारे बच्चे को जो शाकाहारी है भैया उनको फल दिया जाता है, सेब संतरा केला भी मिलता है सरकारी स्कूल में, ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो लिखेंगे मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना है। बिल्कुल बात सही है। बच्चा लोग क्या करता है, आप लोग देखते होंगे बहुत सारे बच्चे, आप लोग हमसे पढ़ रहे, छिपाइएगा मत, हम भी सरकारी स्कूल के ही टीचर हैं, हमको पता है सरकारी स्कूल में हम पढ़ाए हुए हैं, तो आपको हमको पता है। आप लोग जानिए, जो भी बच्चे होंगे सरकारी स्कूल के वो क्या करते होंगे, शुक्रवार को जाते ही होंगे। क्यों भाई, क्योंकि शुक्रवार बुधवार को बच्चा जाता है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर अंडा भी आपको मिलता है, अब फल भी मिलता है, लोभों पर तो जाइएगा। इसका मतलब है कि बच्चा की संख्या बढ़ाना। और शुक्रवार को देखिएगा ना सरकारी स्कूल में बच्चा भर जाएगा, जिससे लगता है कि अन्य दिन सब बच्चा ही नहीं है, दूसरे स्कूल का भी बच्चा मेरे स्कूल में ही आ गया, ऐसा लगता है शुक्रवार में। लेकिन अब तो भाई आप लोग को ये उपस्थिति दर्ज हो गई कि अगर नहीं आइएगा तो नाम वगैरह काट देंगे, तो उससे थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। बच्चे लोग डेली जाते हैं, लेकिन इसमें देखिएगा हालांकि कुछ बच्चा ऐसा होता है जो शुक्रवार डेली जाएगा, बुधवार को भी जाएगा, 2 दिन बच्चा का ज़्यादा संख्या होता है सरकारी स्कूल में, ठीक है। अधिकतर हम देखते हैं, ठीक है ना, शुक्रवार और बुधवार ये दोनों दिन बच्चा की संख्या बढ़ जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि खाना का लोग, मध्याह्न भोजन योजना इसीलिए तो आया। मध्याह्न भोजन देंगे ना, बच्चा को टिफिन में खाना खिलाएंगे ना, बच्चा को फल देंगे ना, बच्चा को अंडा देंगे ना, तो बच्चा लोभ पर स्कूल आएगा, ठीक है ना। मतलब विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना है तो हमको तो भोजन देना होगा। यही प्रकार क्या क्या कई बच्चे और भी योजना है और भी उद्देश्य है, समझिएगा। कई बच्चे भूखे पेट स्कूल आते थे जिनसे उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, ठीक है ना। इस योजना से क्या हुआ कि बच्चों को स्कूल में भोजन मिल गया। बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं, उनको भाई खाने के लिए भोजन नहीं होता है, तो सरकारी स्कूल में जाते तो उनको खाने के लिए मिल जाता, जिससे बच्चे को उत्साहित होते, बच्चे स्कूल डेली आते। बहुत सारा बात है, ठीक है ना। भोजन दिया गया मतलब ये नहीं कि मानिए कि बच्चा को संख्या तो बढ़ता ही है, लेकिन बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी होते हैं। बहुत सारे लोग भी जो मतलब पढ़े लिखे नहीं है, थे ना, जैसे अनपढ़ लोग होते थे ना पहले, गरीब वगैरह, वो नहीं पढ़ा पाते थे, है ना, नहीं भेजते थे। अब थोड़ा ये भी कहते भैया हमारा बच्चा भी पढ़ेगा, हमको रुपया भी नहीं लगेगा, और फ्री में भोजनों मिलेगा, फ्री में किताबों मिलेगा, और फिर हमको और ऊपर से छात्रवृत्तियों मिलेगा। आप लोग स्कूल जाते होंगे तो आप लोग को छात्रवृत्ति भी आता होगा, भले जितना आए वो मैंने नहीं रखता। ड्रेस का भी पैसा मिलता है, बहुत सारे बच्चों को साइकिल का भी पैसा मिलता है, ठीक है ना। तो मतलब सरकार आपको पूरा दे रही है। सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी व्यवस्था है ना। लेकिन अब वहाँ के शिक्षक जो होते हैं वो अगर अच्छे से चलाए तो अच्छी बात है। पढ़ाई होती है आपके सरकारी स्कूल में, तो आप लोग जाइए, अच्छे तरीक़ा से जाइए, ऐसे आपको जाना चाहिए। नहीं पढ़ाते शिक्षक को कहिए पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे। आप लोग पढ़ने के लिए बोलिएगा तो सर जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आइए, कहता है मध्याह्न भोजन और विद्यालय से संबंधित अंशों से समानता दर्शाने वाली वाक्य को चुने। तो हम यहाँ पर देखिए दे दिए हैं, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक उत्तर है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको शिक्षक नहीं पढ़ाते तो आप हमारा ये जो वीडियो है, मेरा जो क्लास है, ये आप पक्का नहीं करते, क्योंकि आपको जो शिक्षक हैं वो होमवर्क दिए हैं, और होमवर्क पूरा करने के लिए ही आप मेरा क्लास कर रहे हैं, ये बात हमको पता है। बहुत सारे बच्चे फेयर नोट्स कंप्लीट करने के लिए भी मेरा क्लास करते हैं, ये भी मुझे पता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे होमवर्क पूरा करने के लिए मेरा क्लास करते हैं, ये भी हमको पता है, ठीक है ना। हम आप लोग का कमेंट देखते रहते हैं, आपका कमेंट भी आता है, सर आपकी वजह से आज मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया, आपकी वजह से हमारा नोट्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। देख लीजिए, ये क्वेश्चन कहता है क्या आपके पास कभी मध्याह्न भोजन के दौरान असमानता का अनुभव हुआ है? अगर हाँ तो कैसे, तो आप लोग लिख दीजिएगा नहीं मैंने कभी मध्याह्न भोजन, क्योंकि वहाँ पर जो है जितना भी अमीर का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ता है उसी को भी वही खिलाया जाता है, गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा तो उसको भी वही खिलाया जाएगा, भेदभाव कुछ भी प्रकार का नहीं होता, ठीक है ना। शिक्षक लोग भी वहाँ पे खाते हैं तो उनको भी वही खिलाया जाता है, पता होगा आप लोग को, शिक्षक लोग भी वगैरह वहाँ पर खाते हैं। देखिए यहाँ पर अब आप लोग का जो भी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 21 नंबर क्वेश्चन ये यहाँ पर समाप्त हो गया, इसका उत्तर मैं आपको दे दिया हूँ। अब आप लोग का अभ्यास का प्रश्न उत्तर शुरू होता है, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग अभ्यास का जो प्रश्न है, ठीक है ना, जो आपका चैप्टर का प्रश्न है, अब इसको करते हैं। कहता है
अपने आस पड़ोस में समानता और असमानता को दिखाने वाले 3 व्यवहार लिखना है। 3 वैसे व्यवहार के बारे में बताइएगा जो समानता को दिखाता हो, 3 वैसे बात लिखिएगा जो असमानता को दिखाता हो। हम लिखेंगे समानता के व्यवहार, जैसे पार्क में सभी बच्चे एक साथ खेलते हैं और एक दूसरे के बिना किसी भेदभाव के साथ व्यवहार करते हैं, चाहे वह किसी भी धार्मिक धर्म जाति से हो। आप लोग देखिएगा सरकारी स्कूल में जो है, सरकारी स्कूल में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, तो वहाँ पर देखिएगा सरस्वती पूजा नहीं मनाया जाता होगा, ठीक है ना, सरस्वती पूजा नहीं मनाया जाता होगा। उसके बाद जो भी आपका आता है होली वगैरह ये सब भी आता है तो उसमें उत्तरायण नहीं बनाया जाता। क्यों भाई? क्योंकि इसमें होगा क्या, होली एक धार्मिक पर्व है, ठीक है, हिंदू का पर्व है, तो इसमें क्या होगा जो मुस्लिम बच्चे होंगे उनके साथ क्या होगा। लेकिन अब होता है खेल लेते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी स्कूल में सरस्वती पूजा नहीं मनाया जाता होगा क्योंकि ये धर्म के मतलब हिंदू लोग ही पूजा करते हैं, ठीक है ना, तो ये नहीं मनाया जाता। कोई भी मतलब राष्ट्रीय पर्व है, ठीक है ना, राष्ट्रीय पर्व है तो वो मनाया जाएगा। जैसे आपका हो गया क्या, आपका गणतंत्र दिवस हो गया, स्वतंत्रता दिवस हो गया, ये सब आपके स्कूल में होता होगा। क्यों होता होगा? क्योंकि ये राष्ट्रीय पर्व है, ये हिंदू मुस्लिम धर्म जाति कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे सरकारी स्कूल में कभी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सारा कुछ समानता का वहाँ पर आपको दर्शाया जाता है, ठीक है। लोकतंत्र में किस प्रकार समानता है वही इस चैप्टर में ही बताया गया, ठीक है, उसी पर आधारित क्वेश्चन भी दिया गया है। तो आप लोग लिख लेंगे सार्वजनिक स्थान पर आप लोग जैसे भी कहीं भी खेलते होंगे तो आप लोग को भेदभाव नहीं किया जाता होगा, ठीक है। अच्छा, अब वो समानता के व्यवहार के बारे में समझिए। जैसे कुछ लोग अपने आसपास के साफ सफाई कर्मचारियों के साथ घृणित व्यवहार करते हैं, उसका है दृष्टि रहता है। जैसे मानिए कोई भी वहाँ पर ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो ऑफिस के हेड हैं, ठीक है ना, और वही कोई ऑफिस का चपरासी है जो वहाँ पर झाड़ू पोछा करता है, तो देखिएगा कोई उसको है दृष्टि देता है, ये नीचा है झाड़ू पोछा काम करता है, हम ऑफिसर हैं, हम पदाधिकारी हैं, तो ये सब आपका असमानता हुआ, ठीक है ना, भेदभाव करना हुआ। समाज में कुछ वर्ग कभी दलित समुदाय के लोग रहते हैं तो उनके साथ अलग रखते, मतलब आप तुम दलित हो तो तुम साइड उधर रहेगा, ठीक है ना, हम इधर रहेंगे अच्छी जगह पर, मतलब ये सब भेदभाव होता है तो इसको असमानता मानेंगे, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के साथ अक्सर भेदभाव व्यवहार देखा जाता है। लेकिन अभी देखिएगा सरकार को देखिएगा क्या करते हैं सरकार कि दलित वर्ग का जितना भी लोग हैं, जो दलित वर्ग में आते हैं, जो भी निम्न कैटेगरी में आते हैं, है ना, उस सब को लाभ दे रहा है बहुत। अभी आप लोग देखिए, अभी आप लोग 7th में जब 8 में जाइएगा तो आप लोग को एक एग्जाम आएगा जिसका NMMS नाम होता है, ठीक है, मतलब मेधा छात्रवृत्ति का। तो इस एग्जाम में क्या होता है कि आपको जो है ना 48,000 रुपया सरकार देती है। आप बताइए अगर आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्लास 8 में एग्जाम दीजिएगा, सरकारी स्कूल का बच्चा ही फॉर्म भरता है, एग्जाम दीजिएगा, आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा NMMS एग्जाम क्या होता है, ठीक है ना। अब आप लोग 1-2 महीना के बाद 8 में चले जाइएगा, 48,000 रुपया देती है, तो आप बताइए सरकार मदद कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। ये कोई भी बच्चा फॉर्म भर सकता है ना। जो भी आप निम्न कैटेगरी के हैं आपको कम में नंबर पास कर देगा, ठीक है ना। जैसे कोई SC ST में आते होंगे, OBC में आते होंगे, उनका मतलब मानिए ना बहुत कम परसेंट नंबर आता है। जैसे 90 नंबर का हुआ ना तो 90 में आपको मात्र मानिए ना 40 नंबर में पास कर देता है, ठीक है ना, 36 नंबर पास, 27 नंबर पास कर देगा, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होता है ना। आइए आगे दूसरा क्वेश्चन अब आप लोग लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता भी है, क्या आपने कभी किसी के साथ असमान व्यवहार किया है? यदि हाँ तो कब और क्यों? आप बताइए। क्या आप जो हैं मानिए अच्छे परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तेज बच्चा है, दूसरे से भेदभाव करते हैं? तो लिखेंगे नहीं, मैंने कभी भी असमान भेदभाव नहीं किया। हम सभी बच्चे स्कूल में एक साथ लंच करते हैं, खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं। हम किसी भी धर्म जाति आर्थिक स्तर नहीं देखते कि भैया वो अमीर है तो हम अमीर है, गरीब है, और वो गरीब है तो हम उसके शरीर में नहीं छुएंगे, उसका सामान यूज नहीं करेंगे, उसको कुछ नहीं देंगे, उससे बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, और आप लोग नहीं करते होंगे, हमको पता है, ठीक है। चलिए लिख लेंगे आप लोग, चलिए ठीक है, चलिए आप लोग जैसा भी करते होंगे लिख लीजिएगा। तीसरा कहता है, क्या आपको किसी के व्यवहार से ठेस होती है? क्या आप जो बच्चे हैं, आप ऐसे नन्हे मुन्ने से प्यारे से बच्चे होंगे, क्या आपको कभी कोई से भी लोग आपके साथ भेदभाव किया है? कोई भी बच्चा आपके साथ भेदभाव किया है? लिखेंगे हाँ, एक बार मुझे गरीब, आप अपने अनुसार लिखेंगे, ठीक है। मुझे एक गरिमा ठेस पहुंची थी। मैं अपने धनी रिश्तेदारों के घर कार्यक्रम में गया, वहाँ उनके व्यवहार से बहुत औपचारिक हुआ, जबकि अन्य लोगों के साथ बहुत प्यार और आप नापन से पेश आए या असमान व्यवहार मुझे दुखद किया और मुझे बहुत बुरा लगा। मतलब ये गरीब थे तो हमको क्या किया जी, हमको खाने बैठे तो फिर क्या किया, हटा दिया। और दूसरा लोग का भी ये अच्छे आदमी जो हैं रुपया पैसा वाला वो सब खाएंगे, गरीब हो भाई।
क्या करो, मतलब आपको अपने अनुसार लिखना है, ठीक है। ये हमें हिंट दिए हैं, ऐसा बात नहीं है कि ये हमारे साथ हुआ है, हम आपको हिंट के लिए दिए हैं ताकि बच्चों आप लोग समझ पाए कि सर कैसे लिखना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग कहते हैं सर हमको कैसे लिखना है, हमको दे दीजिए, हमको लिखने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। अतः यदि आप रोजा पार्क्स की जगह दक्षिण अफ्रीका में रहते तो क्या करते, लिखेंगे अगर मैं रोजा पार्क्स की जगह दक्षिण अफ्रीका में होता तो मैं उसकी तरह अपना विरोधी जाता। गोरे और काले भेदभाव के करना गलत है, हम सभी इंसान और भगवान की देन है, रंग के आधार पर किसी को अलग न्याय संगत नहीं है, मैं भी अपनी जगह डटी रहता उस व्यक्ति को भी नहीं देती। ओके, आगे देखिए आप 5वां क्वेश्चन कहता है क्या आपने कभी पंक्ति में खड़े लोगों के बाद भी आने से बावजूद भी आगे होने वाला प्रयास किया, यदि हाँ तो क्यों। कहता है क्या कभी आपने पंक्ति में खड़े लोगों से बाद में आने के बावजूद आगे होने का प्रयास किया, यदि हाँ तो क्यों। लिखेगा नहीं, नहीं भाई बिल्कुल नहीं, मैंने कभी बाद में आकर आप पंक्ति से आगे खड़े होने की कोशिश नहीं किया, यह अनुचित लगा क्योंकि जो लोग पहले से पंक्ति में लगे उनका कब पहले होना चाहिए। मानिए भैया हम 5 घंटा से आगे में लगे हैं, आप 2 घंटा में लगे भैया, आपको पैर दुखेगा हमको कि आपको नहीं। अगर आप कहिएगा नहीं हम आगे आएंगे तो ये गलती है जी, हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा, नो डाउट। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को, हम आशा करते हैं कि आपको सिविक्स जो है ना अच्छे तरीके से समझ में आता है, ठीक है। सिविक्स और इकोनॉमिक्स, अभी इकोनॉमिक्स नहीं है सिविक्स है, सिविक्स और ज्योग्राफी जो है ना ये आपको कभी रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। रटना थोड़ा पड़ता है तो हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री में थोड़ा बहुत स्पी होता है तो स्पी आपको रटना पड़ेगा। बताइए इस स्पी को कोई रटा सकते हैं, हम बता सकते हैं, याद करवा सकते हैं, आपके दिमाग में घुसा सकते नहीं। ये सिविक्स में क्या होता है कि भैया हम आपको बता सकते हैं, ऐसा ऐसा बात बताएंगे ना जो आपको उचित समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप लोग देखते हैं भैया गांव में भेदभाव आप लोग बच्चों देखते हैं, ठीक है ना, गांव में कैसा माहौल होता है सब कुछ जानते हैं आप, ठीक है। आप भी गांव से, आपके मास्टर साहब भी गांव से, हम भी गांव से हैं जी। असमानता के कई रूप में या कैसे कह सकते हैं, लेकिन असमानता के कई रूप होते हैं जिन्हें हम अपने आसपास देख सकते हैं, जैसे में विवाह है ना, इस प्रकार आप लोग लिखिएगा, लिख लेंगे। यस सर लिख लेंगे, क्या दिक्कत है सर, आप साथ हैं तो दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों आप लोग बहुत मेहनत किए जो मेरे लास्ट तक क्लास में बने, जो बच्चे क्लास लास्ट में बने नीचे अपना नाम लिख दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा ना, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा तो आपका नाम लूंगा कि नहीं ये बच्चे मेरा जो क्लास है पूरा लास्ट तक देखे थे। तो बच्चों इस प्रकार इस चैप्टर का मैंने हर एक क्वेश्चन का उत्तर आपको समझाया। आप मुझे आशा है आप सारे बच्चे को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर लेंगे, अपने सारे दोस्तों को भी बताइएगा कि हमारे SBM क्लासेस चैनल पर यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाने वाले एक मास्टर साहब हैं जो कि हम लोग को सिविक्स थोड़ा बहुत समझा देते हैं, हम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। चलो तुम भी एक बार पढ़ कर देखो सर से, अगर तुमको भी समझ में आए तो सर से पढ़ना, एक बार मेरा क्लास दिखा दीजिएगा, उसके बाद बच्चा खुदे कहेगा नहीं हम सर जी से पढ़ेंगे ही, अब बच्चा पढ़ेगा। बाबू आप एक बार अपने दोस्तों का मदद कीजिएगा, नहीं तो आप एग्जाम में अच्छा नंबर लाइएगा ना, आपका दोस्त भी कहेगा नहीं तुम पढ़ा था हमको नहीं बताया, अरे दोस्तों का तुम हमारे साथ गद्दारी किया था, है ना। तो बच्चा आप लोग जरूर शेयर करना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मन लगाकर पढ़िए।